डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि वीकली करंट अफेयर में जनरली वीकेंड में लाता हूं, ये मिड वीक में क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी न्यूज़ इकट्ठा हो गए हैं इस वीक में, चूंकि ऑस्कर आया और कुछ और भी आकुस एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट घटनाएं, तो मुझे लगा कि दिस इज़ हाई टाइम कि मैं जितना मैंने नोट किया आपके लिए उसको बता दूं, जिससे कि मैं आगे और न्यूज़ इकट्ठा कर पाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट्स इस वीक या 10 दिन में जो हुए हैं उसको चलिए देखते हैं। 6 से 16 मार्च। मैं यहाँ एक अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो वन ऑफ द लीस्ट मेरा देखे जाने वाला वीडियो है। मुझे थोड़ी टीस तो होती है, पता नहीं क्यों आप लोग इसको बहुत अहमियत नहीं दे रहे हैं, बट मैं बिलीव करता हूं कि जो भी इसको देख रहे होंगे वो इसकी वैल्यू को समझ रहे होंगे कि एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सो लेट अस बिगिन। 6 से 16 मार्च वीकली करंट अफेयर। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करें, शुरू में आपको दो इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं। एक, जो पॉल साइंस हेल्प की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और काउंसलिंग सीयूईटी पीजी के लिए, ऑफ कोर्स ये सीयूईटी पीजी मैं कहता हूं, लेकिन इसमें जामिया, एसईयू, सीपीईटी, एएमयू सभी स्टूडेंट इसमें शामिल हैं। और एक बहुत अच्छा हम लोगों ने ग्रुप के थ्रू डिस्कशन करते हैं, एक नॉलेज शेयर करते हैं। टेस्ट सीरीज है, इसमें हजारों क्वेश्चन जो हैं, जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको स्टूडेंट ऑनलाइन लाइव उसको प्ले करते हैं और उस पर डिस्कशन होती है और काउंसलिंग होती है। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें क्या सब यहाँ पे लिखी गई है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर, क्योंकि टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे है, आप इस पे जो है भेजें मेल आईडी पे और आपको आगे बताया जाएगा। इसके अलावा जो है एससीयू जो मेरे स्टूडेंट दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि एससीयू की ईटी गाइड जो है 2023 एडिशन, जो वन ऑफ द हिट गाइड है और जिससे सबसे अधिक फायदा स्टूडेंट को पिछले 2 सालों से मिल रहा है, वो और अपने नए रूप में काफी ज्यादा चीजों को लेकर के, मतलब कुछ चीजें आपको केवल इसी में मिलेगा और कहीं मिलेगा ही नहीं, जैसे 2022 के मेमोरी रिकॉल पेपर और ढेर सारे क्वेश्चंस एंड राउंड अप जो करंट इवेंट का है वो, एंड बहुत बहुत चीजें, पैसेज टाइप क्वेश्चन एंड ऑल। यदि इसको आप परचेज करना चाहते हैं एट वेरी नॉमिनल प्राइस, तो आप अमेजन पे अवेलेबल है किंडल वर्जन, ये इसका लिंक है। यहाँ पे कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि ये किंडल पे जब हम लोग परचेज करते हैं तो वो बुक जाती कहाँ है, क्योंकि कई लोग इंतजार करते हैं कि उनके मेल बॉक्स में आएगी, पीडीएफ आएगी। आपको मैं एक बार बता दूं कि किंडल पे जो, मतलब आप अमेजन पे जो किंडल वर्जन परचेज करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके किंडल ऐप में डाउनलोड हो जाती है। आप यदि किंडल ऐप में लॉग इन करेंगे, ऑफ कोर्स उसी आईडी पासवर्ड से जिससे कि आपने अमेजन में एक बुक खरीदा था, तो आपको लाइब्रेरी बटन जब क्लिक करेंगे तो वहां आपके सारे किताब दिखेंगे। मैं खुद सबसे पहले अपनी किताब को वहां परचेज करके देखता हूं कि कैसी दिखती है, एंड इट इज वन ऑफ द वंडरफुल एक्सपीरियंस टू रीड ऑन किंडल। ट्राई कीजिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस तरह से इन्होंने नेविगेशन बनाया है और जितनी आसानी होती है बुक में ट्रेवर्स करने में, एक पार्ट दूसरे पार्ट में, वो आपको नॉर्मल पीडीएफ में नहीं हो सकती। सो एंजॉय दिस। इस वीक में या कह लीजिए 10 दिनों में सबसे ज्यादा न्यूज जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन की है। इंडिया में कोई खास इस तरह के न्यूज नहीं हुए हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाए, लेकिन आईआर में काफी ज्यादा है। लेट अस सी। नेपाल जो है हमारा पड़ोसी पहाड़ी देश, वहां पे एक बहुत मेजर घटना हुई। वहां पे जो तीसरी बार दो राष्ट्रपति पहले हुए थे 2008 में, वहां पे जब डेमोक्रेसी आई, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके बाद से वहां राष्ट्रपति इंडिया की तरह ही जो है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चलिए पहले ये देखते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। ये जेंटलमैन प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल बने हैं, जो तीसरे नेपाल के प्रेसिडेंट हैं। इसके पहले जो है पहले प्रेसिडेंट जो थे रामवरण यादव थे, दूसरे जो हैं वो विद्या देवी भंडारी थी, और अभी जस्ट इन्होंने जो है रामचंद्र पौडल ने इन्होंने जो है चार संभाला है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि नेपाल में राष्ट्रपति का चुनाव लगभग वैसे ही होता है जैसे कि इंडिया में होती है। वहाँ भी जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं और जो इस प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर होते हैं उनको कुछ नंबर ऑफ वोट्स दिए जाते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, वेट जो कहते हैं। और लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ एसटीवी के मेथड्स होता है, वहाँ पे लगता है कि वो एक तरह से डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, उसको आप फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं, और उसमें जब कोई किसी को नहीं बहुमत मिलता है तो सेकेंड एंड थर्ड राउंड की भी वोटिंग होती है। दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई कि भूटान जो है, जिसको हम लोग एक बहुत छोटा अपना पड़ोसी, बहुत क्यूट सा पड़ोसी मानते हैं, बहुत ही पीसफुल कंट्री, जो ह्यूमन ग्रॉस ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स में दुनिया में टॉप करता है, जिसको हर्मिट किंगडम कहते हैं। मतलब एक अलग तरह, हर्मिट किंगडम में सही बोल रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। एक अलग तरह का जो किंगडम है किंगडम, लेकिन वहाँ पे भी डेमोक्रेसी जैसी है,
वहाँ के राजा काफ़ी पीसफुल है, लोग भी काफ़ी पीसफुल हैं, वो कंट्री अभी मिडिल इनकम ग्रुप में शामिल हो गया है। मतलब वो अब लो इनकम ग्रुप से निकल करके, क्योंकि उसकी जो पर कैपिटा जीडीपी है करीब 3600 यूएस डॉलर हो गई है। और डियर स्टूडेंट, इस बात को ध्यान रखिए, ये इंडिया से 1.5 गुना है। इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी जो है वो करीब 2000 यूएस डॉलर है पर प्रति व्यक्ति। चूंकि हम बहुत बड़े कंट्री हैं, इसलिए सब मिला करके हम 5वीं लार्जेस्ट बन जाते हैं, लेकिन हर आदमी के पास यदि आप देखिए तो बहुत कम पैसा है। मतलब एवरेज इंडियन बहुत गरीब है, उसके कंपैरिजन में एवरेज जो भूटानी है वो 1.5 गुना अमीर है। और आपको यहाँ पता होना चाहिए कि साउथ एशियन कंट्री में जो सार्क नेशन है, सबसे ज़्यादा अमीर यदि पर कैपिटा देखे तो मालदीव है, वो तो 10,000 से भी ज़्यादा उसके यूएस डॉलर चाइना के आसपास है। सेकेंड नंबर पे अब भूटान है, और थर्ड नंबर पे श्रीलंका, और उसके बाद आता है बांग्लादेश। ये हम लोगों के लिए थोड़ी अच्छी बात नहीं है कि बांग्लादेश का भी जो है वो करीब 2800 यूएसडी के आसपास है। बांग्लादेश अपने कॉटन एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल के चलते जो है मतलब दुनिया में वो एक तरह से छा गया है, और उसकी जो है जीडीपी काफ़ी बढ़ी है। और भूटान जो है अपने क्यों बढ़ी है, कैन यू गेस? दो चीज़ों के चलते। सबसे बड़ा यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का ये एक्सपोर्ट करता है भारत को और कई देशों को, खास करके भारत को, और टूरिज्म। इसके चलते जो है भूटान अभी 3600 यूएस डॉलर में पहुंच चुका है, जो कि मिडिल इनकम ग्रुप होता है। सो यहाँ पे आंसर है भूटान। इंडोनेशिया ने अभी डिसाइड किया, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हम अपनी कैपिटल जकार्ता से शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड, पॉल्यूटेड हो गई, जैसे दिल्ली यहाँ हो गई है। तो नया जो सिटी, जो राजधानी बनेगी, उसका नाम क्या है मैं पूछ रहा हूँ। ये है आइलैंड ऑफ बोर्नियो। इसको ब्रुनई से आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये जो आइलैंड्स हैं ये इंडोनेशिया है, उसके एक बड़ा सा आइलैंड बोर्नियो है। यहाँ पे ये एक सस्टेनेबल सिटी बसाना चाहते हैं, जहाँ पे कि नई राजधानी इंडोनेशिया की बनेगी। अब आइए हम अपने जाइंट पड़ोसी चाइना की तरफ चलते हैं, जहां पे कि बहुत अभी पॉलिटिकल लीडरशिप टर्नओवर हुआ है, मतलब चेंज हुई है लीडरशिप। वहां पे जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, उस पर मैंने क्वेश्चन भी बनाया है, जो वहां की पार्लियामेंट है, 3000 से ज़्यादा मेंबर होते हैं, और वो एक तरह का दुनिया का सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। लेकिन कई लोग उसको रबर स्टैम्प पार्लियामेंट भी कहते हैं, कि जो कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है वो करता है। वहां पे पूरी लीडरशिप को बदल दिया गया, एक्सेप्ट वन जेंटलमैन, दैट इज जी जिनपिंग, जो कि तीसरी बार, थर्ड टाइम जो है, ये भी पूछा सकता है किसने, ये तीसरी बार इनको प्रेसिडेंट एनपीसी ने चुन लिया। और ये कहा जाता है कि शायद माओ जेदांग के बाद सी जिनपिंग जो है वो सबसे पावरफुल चाइनीज लीडर होकर के उभरे हैं। उसी एनपीसी के मीटिंग में नए प्राइम मिनिस्टर ली क्वांग की घोषणा हुई, जो प्रेसिडेंट ने नियुक्त किया। फाइनेंस मिनिस्टर लुई कुन बन गए हैं, और डिफेंस मिनिस्टर लाई सान फू ये बने हैं। और मैं यहां पूछ रहा हूं कि किन गैंग कौन है? किंग वैंग ने वैंग ई की जगह ली है। ये फॉरेन मिनिस्टर चाइना के हैं, और इनका बहुत सारा बयान जो है वो इतना पॉपुलर हो रहा है। ये पहले चाइना के राजदूत थे अमेरिका में। आप समझ सकते हैं अमेरिका चाइना की कैसे रिलेशन है। उसमें ये 3 साल राजदूत रहे हैं। तो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बनते ही एक बात कहा कि मस्ट, मतलब चाइना मस्ट डांस विथ वोल्व्स। चाइना फॉरेन मिनिस्टर रिमार्क गो वायरल। अब आगे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। अभी रुक जाइए, यहाँ पे आप इन सभी लीडर्स का नाम जान लीजिए। ये नाम बड़े अटपटांग होते हैं, चाइनीज नेम बोलने में हमें तकलीफ होती है, लेकिन हमें जानना चाहिए, क्योंकि चाइना बहुत इंपॉर्टेंट अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स में हो चुका है। तोशा खाना मामला क्या है मैं पूछ रहा हूं, और ये किस कंट्री से जुड़ा हुआ है? ये जो तोशा खाना मामला है, ये पाकिस्तान से जुड़ा है। और ये पूरे वीक भर इस पे बवाल मचता रहा। हुआ ये कि तोशा खाना जो है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष जो है, मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान के, जब फॉरेन विजिट करते हैं तो उनको गिफ्ट मिलते हैं। ये नॉर्मल होता है, आप सऊदी अरब जाओगे आपको कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा, कोई घड़ी मिलती है, कभी शॉल मिलता है, इस टाइप की चीजें, मोमेंटो मिलती है। वो मेमेंटो को वहां पे रूल है कि उसको आपको आके तोशा खाना, मतलब वो जो गिफ्ट भंडार, उसमें जमा कर देना होगा। और यदि आप उसको रखना चाहते हो तो कुछ पैसे दे करके, शायद 50% पैसे दे के आप उसको खरीद सकते हो। इमरान खान जो कि प्रधानमंत्री थे कुछ सालों तक, उन पे आरोप लगा कि उन्होंने करोड़ों की जो है तोशा खाना से औने पौने दामों पे जो है वो गिफ्ट आइटम को खरीदा, और उसको बाजार में हाई दाम पे बेच दिया। तो ये एक तरह का गलत काम में घूस कमाना है। उस पे वहां पे उनकी गिरफ्तारी का वारंट हो गया। उनके समर्थकों ने उनके घर का घेराव कर दिया, और उन्होंने पुलिस को घुसने से मना कर दिया, और अभी भी वो तानातानी जो है चल रही है। तो ये तोशा खाना मामला पॉलिटिकल रिपल क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान में।
यही मैं बोल रहा था कि हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। वोल्फ, आप जानते हैं वोल्फ क्या होता है, भेड़िया। वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी हैज बिकम इन वेस्टर्न डिस्कोर्स एसोसिएटेड विद, तो ये जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, लिंकिंग, नाम भी मैं भूल जाता हूँ, आप देख लीजिए, क्वीन लुइंग जो है, उन्होंने क्या कहा कि जब मैं अमेरिका में था तो वहां ये लोग कहते थे कि चाइना जो है वो वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी करता है, मतलब वो भेड़िया टाइप का कंट्री है। उन्होंने उसको ऐसा बना दिया अपने डिस्कोर्स में। डिस्कोर्स आपको पता है ना क्या होती है, जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग। डिस्कोर्स ऐसी होती है कि किसी पर्टिकुलर शब्द को या टर्म को आप मीडिया के थ्रू या पॉपुलर नैरेटिव के थ्रू या जर्नल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू उसको एक अलग मायने दे दें, एक अलग मीनिंग, उसको डिस्कोर्स कहते हैं। तो चाइना को वहाँ वेस्टर्न मीडिया ने जो है वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का नाम दे दिया। तो इसी पे जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि चाइना मस्ट स्टार्ट डांसिंग विद द वोल्फ, मतलब यदि कोई हमको वोल्फ समझता है तो हम भी दूसरे को वोल्फ समझेंगे और उसके साथ वोल्फ जैसा ही बिलीव करेंगे। इसे रिलेटेड टू चाइना। के ड्रामा जो है वो बहुत कल्चरली काफ़ी अभी न्यूज़ में है। आपने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स पे कोरियन जो पिक्चर ड्रामा भरी हुई रहती है। जब पैरासाइट मूवी ने जब जीता था ऑस्कर, उसके बाद से जो है के ड्रामा का बहुत प्रचलन। के ड्रामा तो कोरियन ड्रामा, तो कोरियन ड्रामा जो है ये कल्चर कोरिया से रिलेटेड, ऑफ कोर्स नॉर्थ साउथ कोरिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया तो एक सेक्लूडेड है, तो साउथ कोरिया कह लीजिए के ड्रामा। अब आइए ऑस्कर पे चलते हैं। ऑस्कर इंडिया को उसने बहुत खुशी दिया, एक नहीं दो खुशी दिया। लेकिन हम दूसरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस पिक्चर ने 2023 का बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। तो आप यहां देखें तो कोडा ने जो है लास्ट ईयर जीता था, नोमैडलैंड ने 2021 में जीता था, पैरासाइट 2020 में, सब ये सब पुराने। इस साल जो जीता है वो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस पिक्चर के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि एक बहुत अजीब सी पिक्चर है। एक दो लाइन में कहें तो इसमें जो है मल्टीवर्स की कल्पना की गई, एक मतलब एक फैंटेसी टाइप की चीज, कि जैसे हम अभी दुनिया में, इस दुनिया में रह रहे हैं, अर्थ कहते हैं इसको, इस यूनिवर्स में रह रहे हैं। तो ऐसा, ये पिक्चर के अनुसार से मनुष्य में ऐसी ताकत है कि वो कुछ करके, मतलब अब उस पिक्चर में दिखाया हुआ क्या वो करते हैं, उससे वो ना अपना नया अवतार जो है वो दूसरी दुनिया में जी सकते हैं। उसको वो अल्फा बोलते हैं। जैसे कि आप अल्फा, आप नीरज हो, तो आप जो है अल्फा, मतलब नीरज हो इस दुनिया में, तो आप अल्फा नीरज बन के जो है आप दूसरी दुनिया में जी सकते हो। और एक ही साथ आप कई दुनिया में जी सकते हो, और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जंप कर सकते हो। मल्टीवर्स इसको उन्होंने दिया है। और उसी पे कहानी है, कैसे एक परिवार में एक लेडी है, उसके पति हैं, दोनों में डाइवोर्स होने वाला है, टैक्स का रेड हो रहा है, बहुत तरह से परेशानी है, और वो फिर दूसरी यूनिवर्स में जीने लगती है, अपने अल्फा वर्जन में, फिर कई यूनिवर्स में जीती है, कई में जंप करती है। उसकी पूरी जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स की जो जीवन है वो कैसे मर्ज हो जाती है और फिर कैसे वो ओरिजिनल जीवन में लौटती है, इसकी कहानी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अब यदि देखें तो ये सब को तो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, लेकिन यहाँ पे आप बेस्ट एक्ट्रेस पे जरूर आइए, क्योंकि ये जो है ये एशिया की हैं, और माइकल यो जो हैं ये मलेशिया से हैं। तो मलेशिया को एक बहुत बड़ी खुशी मिली है कि उसकी जो एक्ट्रेस है वो टॉप की एक्ट्रेस मानी गई। और इंडिया के लिए खुशी है नाटू नाटू, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, RRR पिक्चर से ओरिजिनल सॉन्ग में जीता। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो है एलिफेंट विस्परर, मुझे इसको देखना है। ये एक दो मतलब दो लोगों की कहानी, दोनों शायद कपल हैं, ट्राइबल है, जो मुदुमलाई के हाथियों के जंगल में वो हाथियों की सेवा करते हैं। जो भी हाथी घायल हो जाते हैं, तारों से टकरा जाते हैं, क्योंकि अब वो जंगल में शहर घुस गया है, कभी गड्ढे में गिर पड़ते हैं, कभी बिजली के तारों से टकरा जाते हैं, कभी किसी व्हीकल से टकरा जाते हैं, तो उनकी वो सेवा करके फिर से उनको जंगल में छोड़ते हैं। उन्हीं को एलिफेंट विस्परर कहा गया है। तो डबल मतलब कि पुरस्कार इंडिया को मिला, बहुत बड़ी ये बात हम लोग के लिए। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड वुमेन डे, हम लोग जानते हैं कि 8 मार्च को मनाई जाती है, और उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। वैसे तो हर दिन वुमेन डे होना चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर डे को जो है यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड वुमेन डे। इसी, अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूनाइटेड किंगडम ने एक बिल लेकर के वो आ गए, जिसपे कि काफी विवाद वहां पे हुआ। आगे मैं बताऊंगा कि एक फुटबॉल प्लेयर्स भी उस विवाद में शामिल हो गए। वो ऋषि सुनक वहाँ के पीएम हैं, आपको पता है, शैला वेबरमैन जो हैं वो होम मिनिस्टर हैं। इन दोनों ने इमिग्रेंट्स के प्रति जो है कि जो वहाँ पे बसने के लिए आते हैं उसके प्रति बहुत कड़ा रवैया अपनाया है।
तो उनका कहना है कि हमें इमिग्रेशन इतनी इमिग्रेंट नहीं चाहिए। अब वहाँ पे इंग्लिश चैनल, जो कि फ्रांस और इंग्लैंड को जो अलग करता है, अटलांटिक ओशन का जो छोटा सा चैनल जो है कुछ ही माइल का, उसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। उसमें नाव पे भर भर करके जो है रिफ्यूजी, डिफरेंट अरब कंट्री, अलग अलग कंट्री से भाग भूग के जहां भी ट्रबल्ड स्पॉट है वहां लोग आते थे। ब्रिटेन हमेशा से डेमोक्रेसी का और ह्यूमन राइट्स का रक्षक रहा है। वो कभी इस तरह से मना नहीं करता है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को कहीं भी शरण लेने का अधिकार है। यदि उसको अपने देश में बहुत प्रताड़ना हो रही है तो वो कहाँ जाएगा भाग के? अर्थ का कौन सा कोना ऐसा है जो उसके लिए नहीं है? तो इस बेसिस पे वो एसलन देता रहा है। लेकिन अभी ये हुआ है स्टॉप द बोट, मतलब कि अब जो नाव पे आएंगे हम उसको रोक देंगे, वहीं से लौटा देंगे। तो ये एक बहुत ही हार्ड लाइन जो उन्होंने अपनाया है, ये यूके ने अभी अपनाया है। अभी ऑफकोर्स ये बिल हुई है, पास नहीं हुई है, लॉ नहीं बना है। Which of the bank fell recently, creating ripples in the US economy? दो बैंक एक के बाद एक कैलिफोर्निया में, एक पता नहीं कहाँ, वो दोनों फॉल की अमेरिका में, तो पूरी रिपल आ गई। और इंडिया तक में उसकी भूकंप की लहरें जैसी आई, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी जो हैं वो उस बैंक से लोन लिए हुए थे। सिलिकॉन वैली में जो कंपनीज हैं वो बहुत परेशान है। तो मैं पूछ रहा हूँ, ये कौन दो बैंक है जो कि एक के बाद एक ताश के पत्ते की तरह गिर गए? एक तो बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरा सिग्नेचर बैंक। इसलिए सही आंसर है बोथ द एबव। अब ये एक दर्शाता है कि अमेरिका में ऐसा क्यों होता है। पहले भी ऐसा हो चुका है, सब प्राइम लेंडिंग और कई और जो है लेमान ब्रदर एंड मेनी अदर बैंक्स जो हैं उसको ट्रबल हुई है। और इंडिया में भी इस टाइप के जो अमेरिकन कंपनीज है उनको भी हुई है। तो ये देखने की बात है कि क्यों ऐसा। इंडिया में भी काफ़ी बैंक फेल किए हैं और उससे लोगों को जो परेशानी होती है हम लोग को पता है। What is the name of security alliance formalized recently between USA, UK, Australia? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डियर स्टूडेंट, आप जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं वो छोटे में बता रहा हूँ। अभी जो है अमेरिका में ऋषि सुनाक गए, अल्बनास गए, ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जो बाइडन तो वहाँ थे, तीनों ने मिलकर के एक इंपॉर्टेंट घोषणा की कि हम 3 कंट्री मिलकर एक अलायंस बना रहे हैं, सिक्योरिटी अलायंस। उसका नाम होगा अकुस, AUKUS कह लीजिए, अकुस, उकुस। अकुस जो है ये एक्रोनेम है यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया का। उसमें भारत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वाड टाइप का ही है और ये इंडो पैसिफिक में चाइना के हेजेमनी को काउंटर करने के लिए अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया मिल करके सिक्योरिटी अलायंस उन्होंने बनाया है। अब इन तीनों ने मिल करके ये भी फैसला किया कि अमेरिका के सहयोग से या अमेरिका यूके के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया को परमाणु के साथ, परमाणु आर्म्स के साथ जो लैस जो है, पनडुब्बी जो है वो डेवलप किया जाएगा अगले कुछ सालों में। अब ये चाइना के लिए एक मिर्ची लगने वाली बात हो गई, क्योंकि यदि ऑस्ट्रेलिया के पास इस टाइप के न्यूक्लियर इक्विप्ड पनडुब्बी होते हैं, सबमरीन होते हैं, तो समझिए चाइना कितनी परेशान हो सकता है ईस्ट और साउथ चाइना सी में। तो उसकी बहुत हार्ड रिएक्शन आया अकुस को लेके कि अमेरिका इस इंडो पैसिफिक की शांति को बर्बाद कर रहा है और वो यहाँ पे एक तरह से तानातानी फैलाना चाहता है। ये अमेरिका और चीन के बीच में जो बढ़ता हुआ तनाव है उसमें इसने आग में घी का काम किया है अकुस। Which country mediated for the Black Sea grain export agreement between Russia and Ukraine? देखिए ये हुआ तो पिछले साल था, रसिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया, आपको पता है। इसका खामियाजा दुनिया ने एक तरीके से झेला कि जो रसिया यूक्रेन है वो काले सागर के थ्रू, ब्लैक सी के थ्रू जो है वो बार्ली, वीट, मक्का, इन सब का जो है एक्सपोर्ट करते थे। बहुत बड़ा रीजन था वो। और उसके डिसरप्ट होने से, कोई ब्लैक सी में तो अब जेट उड़ते हैं, ड्रोन उड़ते हैं, वहाँ पे शिप सुरक्षित नहीं है, तो वो जो है सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया। उससे पूरी दुनिया में खाद्यान्न की जो है संकट पैदा हुई। उसको रिस्टोर करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ कौन से कंट्री ने रसिया और यूक्रेन के बीच में एग्रीमेंट करके मध्यस्थता की, और वो कंट्री है टर्की। बहुत ही आश्चर्य की बात है। और टर्की ने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर ये कहा कि भाई लड़ते रहो, लेकिन ब्लैक सी के रास्ते से एटलीस्ट जो है ग्रेन का सप्लाई को मत डिस्टर्ब करो। पहले तो यूक्रेन रसिया दोनों मान गए, उससे सप्लाई थोड़ी ईज आउट हुई, लेकिन बीच में फिर जब बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गया तो वो बंद हो गई। फिर अभी उसको जो है रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है और शायद अब हो भी जाए। रिसेंटली जो है रसियन वॉरप्लेन ने अमेरिकन ड्रोन को गिरा दिया। कहाँ पे गिरा है, इसे बहुत एक टेंशन हुई अमेरिका और रसिया के बीच में, और ये ब्लैक सी में हुआ, क्योंकि ब्लैक सी जो पूरा इलाका है ना वो यूक्रेन रसिया के बीच में है और वो वॉर जोन बन गया है अभी यूक्रेन रसिया वॉर में।
मैं यही कह रहा था, स्टॉप द बोट जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें ये प्लेयर एक बहुत ही फेमस प्लेयर है, गैरी लिनेकर। ये इंग्लैंड के कैप्टन रहे थे डेविड बेकम के बहुत पहले, और वो आफ्टर रिटायरमेंट जो है एक बीबीसी में प्रोग्राम करते थे, मैच ऑफ द डे, जो उस दिन का मैच होता है फुटबॉल का, कोई बहुत नामी मैच, उसको वो बहुत अपने स्टाइल में जो है, फुटबॉल प्लेयर के स्टाइल में आप यहाँ देख सकते हैं, वो बीबीसी में प्रस्तुत करते थे, और वो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है बीबीसी का। अब उन्होंने अभी एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट क्या कर दिया कि इस तरह का जो स्टॉप द बोट वाली जो पॉलिसी ब्रिटेन अपना रहा है वो तो नाजी जर्मनी वाली पॉलिसी है, उस टाइप की पॉलिसी। तो इस पे इतनी ज्यादा घबराहट बीबीसी को हुई, कह रही है तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इतना बड़ा बात कह दिया, उसने उसको नौकरी से निकाल दिया, मतलब अपने इस प्रोग्राम से। इस पर इतनी लोगों ने सपोर्ट किया, इतने मीडिया के बड़े बड़े जो पर्सनालिटी हैं उन्होंने इंग्लैंड को के सरकार को कोसा और कहा कि आप कितने दकियानुसी हो, इंग्लैंड सरकार को नहीं, सॉरी, बीबीसी के मैनेजमेंट को, कि आप कितने डरे हुए हो, सरकार से ऐसे डरते हो, आपको क्यों डरना है, किसी ने, कोई प्लेयर ने ट्वीट किया अपना, उसकी एक्सप्रेशन का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको आप जॉब से क्यों हटा रहे हो। बाद में बीबीसी बेचारी घबरा करके फिर से उसने गैरी लिनेकर को फिर से पैनल में लिया, कहा सॉरी हमसे गलती हुई है। तो ये गैरी लिनेकर जो है इस चलते बहुत न्यूज में आ गए। ये सभी जो है इंग्लैंड के कैप्टन रहे हैं। हैरी केन जो है अभी इंग्लैंड के कैप्टन है। अकॉर्डिंग टू सिपरी, सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि पूरे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट पे रिसर्च करती रहती है, कौन आर्म खरीद रहा है, कौन सबसे ज़्यादा सप्लायर है और। तो इसमें ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्म इंपोर्ट करने वाला, मतलब खरीदने वाला कंट्री कौन है। और शायद हमें सुन के अच्छा लगे ना लगे, ये इसमें भारत है। भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर है, और रसिया जो है इंडिया को आर्म सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा कंट्री है। अब आप समझ सकते हैं क्यों हम लोगों को रसिया के ऊपर सॉफ्ट होना पड़ता है। इवन यूक्रेन वॉर में भी हम लोगों ने उनको बहुत पब्लिकली कंडेम नहीं किया है, और यूनाइटेड नेशन में भी हम एब्सटेन ही करते रहे हैं जब भी बहुत विरोध वाला कोई प्रस्ताव आता है, क्योंकि हमारे लिए रसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो सबसे ज़्यादा आर्म सप्लाई करता है, सबसे ज़्यादा ऑयल अब सप्लाई करने लगा है, हमारा वो एक तरह से यूनाइटेड नेशन में रक्षक रहा है। जब भी चाइना कोई मतलब बदमाशी वाली कोई प्रस्ताव लाता है तो उसको वीटो करता रहा है। तो इसलिए इन सब के चलते रसिया और इंडिया के रिलेशन बहुत गहरे हैं। अब मैं पूछ रहा हूं कि यूनेस्को के तत्वाधान में, यूनेस्को के अंडर जो है एक वर्ल्ड कल्चर कॉन्फ्रेंस हुआ 2022 में, जिसको कहा जाता है, इसका नाम है मोंडिया कल्ट। एक नेम से इसको दर्शाया था। आप पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं क्यों इसको मोंडिया कल्ट कहा जाता है। तो ये जो है 2022 में कहाँ पे हुआ था, तो ये मैक्सिको में हुआ था। इसके बारे में पढ़ लीजिए। और अभी माना जाता है कि पूरी दुनिया में कल्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। इनफैक्ट जो इसका नारा है वो बहुत ही रिलेवेंट है कि मेन स्ट्रीमिंग कल्चर अक्रॉस पब्लिक पॉलिसीज टुवर्ड्स ए मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। कल्चर क्या है? कल्चर है कि किस तरीके से हम बात करते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, इंटरटेन करते हैं, हमारी सोच क्या है। मतलब वो सारा ह्यूमन जो हम लर्न करके जो सीखते हैं, भगवान हमको दे के नहीं भेजता या नेचर दे के नहीं भेजता है, गॉड गिवन या नेचुरल नहीं है, वो सोशल है। मतलब हम सीखते हैं। हम जब बच्चे होते हैं तो हमें बताया जाता है कि ऐसा करना चाहिए, बड़ों के साथ ऐसे पाँव छूना चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए, औरतों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, सड़क पे कैसे बात करना चाहिए, पब्लिक में कैसे हंसना बोल। ये सब कल्चर का पार्ट है। खान पीन, रहन सहन, फूड, ड्रेस, इंटरटेनमेंट, सोच। तो ये क्या होता है ना, पूरी दुनिया में हर जगह कल्चर अलग अलग है, क्योंकि हर जगह लोग अलग अलग तरीके से जीवन जीते हैं। तो जितने लोग उतने कल्चर होते हैं। तो कल्चर को कैसे मेन स्ट्रीम किया जाए पब्लिक पॉलिसी में, ये बहुत बड़ा इशू है। और जैसा हटिंगटन ने कहा था, यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कि अगली जो अब जो क्लास होती है ना, वो ज़्यादा कल्चर की होती है, नेशन की नहीं। जैसे कि 9/11 का वॉर हुआ तो मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कल्चर अब टकराते हैं, एशियन एंड अमेरिकन कल्चर टकराते हैं। तो कल्चर की जो एक तरह से जो अहमियत है वो मॉडर्न वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है मैं पूछ रहा हूँ। ये मार्च 15 को मनाया जाता है, बस याद कर लीजिए। इसी तरह इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स को पाई डे भी कहते हैं। पाई जो है कितना होता है, 3/20। पाई पाई जो है मतलब कि इनडिटर्मिनेट है, 22/7 कहते हैं सर।
तो मतलब इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो कभी आप फुल डिवाइड नहीं करेंगे, आप 3.4144 करते चले जाएंगे, तो इसको पाई, तो पाई डे भी कहते हैं इसको, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, ये मार्च 14 को मनाया जाता है। विच पीआईओ, पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडिया में पैदा हुए लेकिन अब सिटीजन जो है दूसरे कंट्री के, तो यूएस के सिटीजन है। तो मैं पूछ रहा हूं कि किस पीआईओ को यूएस प्रेसिडेंट ने अपना एडवाइजरी कमेटी में रखा है, ट्रेड पॉलिसी एंड निगोशिएशन के एडवाइजरी कमेटी में। बहुत बड़ी बात होती है किसी भी अमेरिका प्रेसिडेंट की बहुत सारी एडवाइजरी कमेटी है, उसमें आपको स्थान मिलना, और ये मिला है रेवती अद्वैती एंड मनीष बापना, दोनों जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप देख सकते हैं इन दोनों को जो है जो बाइडेन के एडवाइजरी कमेटी फॉर ट्रेड पॉलिसी एंड निगोशिएशन में जगह मिली है। हम हमेशा अपने वीडियो में उन पीआईओज के अचीवमेंट के जिक्र करते हैं जो अपने देश का नाम ऊंचा करते हैं दूसरे देश में। एक न्यूज आई कि जापान जो है वो सुशी टेररिज्म को झेल रहा है। तो मैंने क्वेश्चन बनाया है कि सुशी टेररिज्म इज रिसेंटली केम इन न्यूज, विच कंट्री, क्या था ये, बेसिकली है तो चलिए जापान। ये पहले जानिए सुशी होता क्या है। सुशी जो है जापान का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिश है। इसमें ना वो मछली होती है, मछली को राइस में चावल के रोटी जैसी बनी रहती है, उसमें लपेटते हैं, अंदर में मछली होती है, उसको काट काट के खाते हैं चटनी उटनी के साथ, बहुत स्वादिष्ट कई लोग मानते हैं। वैसे मैं नहीं खा पाया था उसको, जब मैं लंदन में था मैं मुझसे खाया नहीं गया था वो, लेकिन सुशी पूरी दुनिया में मोस्ट पॉपुलर जापानी फूड है। अब ये जो सुशी टेररिज्म क्या हुई कि जापान में अजीब बदमाशों ने, लुच्चे लफंगे कह लीजिए, वैसे लोग होते हैं वहां पे, जो वहां सुशी इतनी ज्यादा बिकती है कि वो कन्वेयर बेल्ट पे आती है। मतलब आप दुकान में खड़े हो तो एक बेल्ट चल रहा है, उस पर आपका ट्रे आएगा, तो आप अपना लपक कर ले लोगे। अब उसमें कई लोगों ने देखा कि उसमें थूक लगी हुई है, कोई आधा कटा हुआ है, तो अब लोग क्या कर रहे हैं ना, कन्वेयर बेल्ट में निकाला, उसको खा लिया, उसको थूक दिया और फिर रख दिया। अब इससे पूरा क्या हुआ, वहां की सुशी इंडस्ट्री बैठने लगी और सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। तो ये जो अटैक हुआ सुशी रेस्टोरेंट पे इन बदमाशों का, इसको सुशी टेररिज्म कहा गया, जस्ट इंटरेस्ट के लिए, और सुशी के बारे में जानना भी चाहिए आपको। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, ये मैं आपको पहले बताया था मैंने कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है वो उसकी नाम है वहाँ के पार्लियामेंट का, वो एक लेजिस्लेचर है, यूनिकैमरल है, मतलब कोई दो हाउस नहीं है। और इसकी जो एनुअल कॉन्फ्रेंस जो है या एनुअल बैठक मार्च 5 से शुरू हुई है, उसमें यहाँ पे जी जिनपिंग को आप देख सकते हैं, इनको तीसरी बार जो है प्रेसिडेंट मनोनीत किया गया, चुना गया। ये सबसे पावरफुल लीडर बन गए हैं चाइना के। उसी में प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सबको जो है वहाँ पे घोषणा की गई। ये एक बैठक का आप फोटो देख सकते हैं, 3000 इसके मेंबर हैं। इंडियन न्यूज खास करके इस वीक में कुछ मुझे ज्यादा मिला नहीं, बस 2 न्यूज में इकट्ठा कर पाया हूँ। हु इज कर्नल गीता राणा, अब इनको देख सकते हैं, इनको लद्दाख में जो है एक इंडिपेंडेंट जो है ना वर्कशॉप का इंचार्ज बनाया गया है, फील्ड वर्कशॉप। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपके ऊपर कोई भी मेल नहीं है, मतलब आप इंडिपेंडेंटली एक फील्ड यूनिट के इंचार्ज बने हैं कर्नल गीता राणा, अच्छी बात है। और भी औरतों को आर्मी में इंडिपेंडेंट हेड ऑफ द यूनिट बनने का सौभाग्य मिलना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ब्यास सम्मान जो है क्या होता है, अब यहाँ पढ़ लीजिए, हिंदी में बहुत बड़ी पुरस्कार होती है, के बिरला फाउंडेशन के थ्रू दिया जाता है ये। तो 32वां ब्यास सम्मान जो 2022 का है, वो इसको मिला है पागल खाना नाम का एक सटायर। सटायर आप जानते हैं क्या होती है, एक व्यंग रचना है पागल खाना, ज्ञान चतुर्वेदी का, ज्ञान चतुर्वेदी जी को यहाँ देख सकते हैं, उनको मिला है। सो ओके डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है देखें और इस पे जो चीज़ें डिस्कशन हुई उसको सोचें और आगे बढ़ें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ। और फिर से 2 छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो उसको रिपीट कर रहा हूँ। यदि आप CUET PG, जो कि और भी PG इंट्रेंस टेस्ट में आपको हेल्प करेगी, चाहे जामिया हो, चाहे SAU हो, CPET हो, MU हो, यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, और लेट ज्वाइन करने से किसी को कोई इसमें नुकसान है नहीं, क्योंकि सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं और सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो कोई भी जो अभी भी ज्वाइन करेगा उसको कोई घाटा नहीं हो रहा है देर से ज्वाइन करने से। ऑफ कोर्स उसको फी जो है पिछला उसको नहीं लगती है, नॉमिनल फी पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये है इसका ईमेल आईडी। और जैसा मैंने कहा कि SAU की जो एग्ज़ाम गाइड है वो बेस्ट रिसोर्स है SAU के लिए, उसको मत छोड़िएगा, वो यहाँ से आप अमेजन से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द, बाय।